अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत आई और इस हुकूमत को आए हुए 8 माह का अरसा भी गुजर गया। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो वो दो नारों के साथ आई, एक तो एहतसाब और दूसरा उन्होंने कहा कि तब्दील यानी नया पाकिस्तान। लेकिन हुकूमत में आने के बाद जो उनके दावे, जो उनके वादे और उसके साथ साथ वो उम्मीदें जो उनसे वाबस्ता थी, उन्होंने उन बुत को गिरा के खुद ही पाश कर दी। और हुआ ये कि मैं इस गवर्नेंस के मामलात की बात नहीं कर रही, मैं इस प्योरली बात कर रही हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी की और इकोनॉमिक सिचुएशन की। फिर हुआ ये कि जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई उस दिन से उन्होंने कहा कि जी जो पिछली हुकूमतों की जो पॉलिसीज थी और जो पिछली हुकूमतों की नाकिस हिकमत अमलियां थी वो हम अब भुगत रहे हैं। जो उन्होंने बोया था वो हम काट रहे हैं। ये हमने 1 महीना सुना, 2 महीना सुना, 3 महीना सुना और मुसलसल 8 महीने तक सुन रहे हैं। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं, अब ये माशी तज्जियाकार पूछ रहे हैं कि आप कब तक यही मंजन बेचेंगे। हमें अब ये बताया जाए कि इन 8 माह में जो माशी कारकर्दगी इस हुकूमत की रही है वो क्या रही है। अगर मैं मुख्तसर सा, इससे पहले कि मैं बात करूं, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उस पर भी लोगों ने बड़ा शोर डाला हुआ है कि इनका इंटरव्यू क्यों किया जाता है, ये एब्सकॉन्डर हैं, मुल्क से चले गए हैं। यकीनन अब आप समझ गए होंगे तो मैं उनका जरा तारुफ कराई देती हूँ। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक डार साहब। जी वालेकुम सलाम। इसहाक डार साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ और आपसे बात करती हूँ कि बेसिकली एक तो लोगों का जो ऑब्जेक्शन है कि आपका इंटरव्यू क्यों किया जाता है उस पर भी जरा बता दीजिएगा, लेकिन असल में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिस्कशन करना है। क्या मौजूदा माशी बहरान के जिम्मेदार सिर्फ PMLN की हुकूमत है? मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जो मैं आपके सामने रख देती हूँ जो हुकूमत ने इस कारकर्दगी के, उसका जवाब हम यकीनन साबिक वफाकी वजीर इसहाक डार साहब से ले लेंगे। टैक्स शॉर्टफॉल जो 485 अरब में पहुंच गया है, अफराते जर जो कि 3.9 से बढ़कर 9.4% हो गई है, डॉलर का रेट जो कि 104 से बढ़कर 145 तक पहुंच गया है, स्टॉक मार्केट 50,000 से कम होकर 38,000 तक पहुंच गई है, कर्जे 30,000 अरब से बढ़कर 34,000 अरब तक पहुंच गए हैं, बेरोजगारी की शरह 10 लाख तक पहुंच गई यानी कम हो गई। अब जो ये हालात है इसकी जिम्मेदार PMLN की वो हुकूमत है और खास तौर पर साबिक वफाकी वजीर खजाना साहब के वो साल जिसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसहाक डार साहब, आपके पास है कोई जवाब? ये तो आपने मेरा जवाब पहले ही दे दिया है कि हमने इनको मईशत किस पॉइंट पे हैंड ओवर की। आप एक चीज सिर्फ उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, चीजें आपने कही हैं कि 40 लाख लोग खते गुर्बत की लकीर से मजीद बढ़ गए हैं, उनको पुश कर दिया गया है क्योंकि आपने जो उनकी परचेजिंग पावर खत्म की है। देखिए मेरी बात सुने, इकोनॉमी में कोई हिडन एक्स्ट्राज नहीं होते और दुनिया सारी उसको वॉच कर रही होती है, उसको रिपोर्ट कर रही होती है। ये कोई स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाली बात नहीं है। अगर इन्होंने अपने 9 महीने में इतनी यानी नाकस कारकर्दगी की है कि इन्होंने 1 करोड़ मुलाजमतें और 50 लाख घर बनाने के बजाय लोगों को अब बेरोजगार किया है, 10 लाख को और 40 लाख को बिलो पॉवर्टी लाइन पुश किया है, और इन्फ्लेशन जो है वो यानी कई सालों की बुलंद तरीन पे ले गए हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कई सालों के बुलंद तरीन पे ले गए हैं। हमने तो ये तमाम चीजें लोएस्ट पे लेके आए थे। हम तो लोएस्ट इन्फ्लेशन 40 साल में थी, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट थे, डिस्काउंट रेट जो है वो 5.7 था, आज वो 11.5% है। इन्फ्लेशन जैसे आपने कहा कि 3.6 से ये 9.4 पे ले गए हैं। ये सारे मामला, और इसी तरह डॉलर 104 से 145 पे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसका PMLN जिम्मेदार नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत और इसकी मुआशी टीम है। इनकी नाकिस पॉलिसी, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। सर मसला ये है, सर मसला ये है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो मुल्क चलाने के लिए पैसे ही नहीं है। असद उमर साहब फिर ना आते, फिर गवर्नमेंट में ना आते। गवर्नमेंट, मुल्क चल रहा था, मुल्क को दुनिया कह रही थी कि G20 में शामिल होने जा रहा है, तो वो सारी दुनिया पागल थी। अगर इनको इतना ही था कि ये हुकूमत चल नहीं रही तो फिर ये अभी और इंतजार कर लेते। असल में तो ये इनको तो तवक्को नहीं दिया हुकूमत में आएंगे, इनकी तैयारी कोई नहीं थी, इसीलिए ये सिर्फ कंटेनर के ऊपर ये खुदकशी कर लूंगा, कर्जे नहीं लूंगा, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पाकिस्तान का वजीर आज़म हूंगा तो कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये सारी की सारी चीजें पता नहीं किधर चली गई। सर वो तो ये सियासी नारे, सर वो यू टर्न का शिकार हुई। और आपको पता है कि वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि जो यू टर्न नहीं लेता वो एक अच्छा हुक्मरान नहीं हो सकता। ये मैं समझता हूँ कि ये काबिले अफसोस स्टेटमेंट है पाकिस्तान के वजीर आजम के नाते से। इमरान खान न्याजी से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी उनको यू टर्न लेते हुए देखा है, झूठ बोलते हुए देखा है, धोखा देते हुए देखा है,
ज़कात चोरी करते हुए देखा है, ही इज मॉरली, फाइनेंशियली एंड एथिकली करप्ट. सो उनसे मुझे नहीं, लेकिन पीएम ऑफिस का कुछ लिहाज सर, अगर आपने उनको ये चोरी करते हुए और अगर आपने उनको ज़कात भी चोरी करते हुए देखा तो फिर आपने उन पे केस क्यों नहीं बनाया, आपने उनको खुली छूट क्यों दी? एक सेकंड, दो चीजें. एक तो ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, दूसरी अब फर्गूसन की रिपोर्ट उठा लें, उसमें इन्होंने बीबीआई गैम्बल किया था और पैसे मैं और आप जैसे लोग इनको देते थे. मैंने उस रिपोर्ट के बाद इनको दे, ये मुझसे पिछले 25 साल से मेरे और इनकी जान पहचान थी और ये मुझसे रेगुलर मैं कोई उनको एहसान नहीं किया मैंने. लेकिन जब आप देखते हैं कि एक सिलाई मशीन से $26 मिलियन की प्रॉपर्टीज निकल आती हैं, अभी एक बहन का भी क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी बहन की प्रॉपर्टीज निकल रही हैं. देखिए, बेहतर है पर्सनल डिस्कस ना करें, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आ जाएं. उनके बहुत बड़ा, उनके क्लोजेट में बहुत ज्यादा उनके स्केलेटन्स हैं और मैं नहीं चाहता कि हम पर्सनल डिस्कस करें. पाकिस्तान की इकोनॉमी इन्होंने तबाह की है, इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही. इन्होंने हर चीज की कीमत जो है दुगनी तिगनी कर दी है. इन्होंने दवाइयों तक की कीमतों को जो है उसको 200 से 300 गुना इजाफा किया. आप एज ए पाकिस्तानी मुझे बताएं, क्या आपको 2017 और 18 का पाकिस्तान आप कंफर्टेबल थी या उसी सैलरी में आज आप तकलीफ महसूस कर रही हैं? मुझसे छोड़ें, आप सर्वे करें ना, आप जाएं देहातों में, जाएं शहरों में जाएं. अलीमा बहन को मैंने तो नहीं 2 करोड़ 16 लाख लेके $26 मिलियन की प्रॉपर्टीज रेगुलाइज कर दी ना. वही एमनेस्टी स्कीम जो ये कहते थे कोई भी लेगा मैं उसको वापस तो आपकी तो स्कीम से फायदा उठाए, आप लोग ही तो चाहते थे कि ऐसे लोग फायदा उठाएं. आप लोगों ने ऐसी स्कीम्स अनाउंस की, उन्होंने अवेल की. अच्छा, तो फिर ये बड़ी, हमने ट्रेडर्स को स्कीम दी थी, पार्लियामेंटेरियंस उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. सर, अलीमा बाजी तो पार्लियामेंटेरियन नहीं थी ना सर. एक तरफ तो आप मरियम नवाज को 8 साल के लिए सजा देते हैं और जो प्रॉपर्टी अंडरलाइंग है वो ये खुद लेके गए थे 1.8 मिलियन पाउंड यानी $3 मिलियन की, और दूसरी तरफ आप $26 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है 2 करोड़ 16 लाख रुपए लेके उसको आप कहते हैं कि ठीक है जी आप साफ हो गए हैं. डॉक्टर साहब देखिए, आप मुझे कहते हैं आप पर्सनल ना हो, फिर आप एक नाम ले लेते हैं तो फिर मुझे पर्सनल होना पड़ता है. मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आपने जिक्र किया तो मरियम, मैं क्या करूं सर, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद टेलीविजन स्क्रीन पर आती हैं, वो कहती हैं कि बैरून मुल्क क्या, मेरी तो अंदरून मुल्क भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. तो नहीं है ना, दिस इज ट्रू सर. वो बेनिफिशियल रही हैं और उसका भी वो रही, वो तमाम चीजें सामने आ गई. हमने वो केस देखे, पनामा केस टोटल फ्रॉड था, पनामा केस टोटल बुला के केस को शुरू करवाया गया. प्लीज आप इस 6-7 इकोनॉमी पे आ जाते फिर हम बात कर लेंगे. और पनामा केस में बाय द वे अभी आपने शुरू में जो बात की थी ना, मेरा ना पनामा केस में नाम था, पनामा पेपर्स में ना मेरा 20 अप्रैल की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में नाम था. मेरा वो जेटी ने फ्रॉडुलेंटली ये लिखा 11 वॉल्यूम्स में 3 सफ़े और 3 सफ़े में 2 तमहीद और 1 सफ़ा मेन 1 सफ़ा कि जी 20 साल ये मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान में, इसने रिटर्न नहीं दी. इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मैंने 34 साल का रिकॉर्ड भेजा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो जल्दी में थे, उनको मिसलीड किया गया, उनको मिसगाइड किया, जेआईटी ने झूठ बोला, नैब ने डिसीव किया. तो इसलिए मुझे ये कोई ना कहे कि मैंने 20 साल की रिटर्न नहीं दी. तो मेरा किसी और वजूहात की वजह से किसी और क्वार्टर्स में जंग है, वो ये इस जंग को ऑन मत करें और मुझे फोर्स ना करेगा. मैं वो चीजों को मैं कह चुका हूं 1-2 चीजों में सटल लफ्जों में कि मेरी जंग किधर थी, क्या है. आप कह चुके हैं, मैं वो सुन चुकी हूं. बट द थिंग इज कि जब आप खुद अपने आप को बता रहे हैं कि आपका एक जाहिर सी बात है कितना नीट एंड क्लीन आपका एक रिकॉर्ड है, तो सर बेहतर नहीं है कि आप अपने नाम के साथ एब्सकॉन्डर जो लोग लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं, सर उसको रिमूव करवाइए, आइए अदालतों का सामना कीजिए. हमजा शहबाज से नहीं, अदालत ने उनको रिलीफ दिया. वो अच्छे सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन किसको नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ की जो पहली जजमेंट्स आई हैं वो डिक्टेटेड जजमेंट सरीना के लिफाफों में आई और उन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनाई. प्लीज, मैं एक तो मेरी मेडिकल है और मेरी जेन्युइन मेडिकल है, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं. दुनिया में कहीं यूके की रिपोर्ट्स इस तरह रिजेक्ट नहीं करते. अगर आपने उसको रिजेक्ट करके आपको एक मेलाफाइड एजेंडा था कि जी मियां नवाज शरीफ को कामे पे घर भेजना है, बाद में किसी तरीके से कन्विक्ट करना है,
اور اسحاق ڈار چونکہ اس نے ڈان لیگز کی ٹویٹ واپس کروائی تھی اور اس کے بعد اس نے فزیکل ڈسپلن قائم کیا تھا اس ملک میں، اس نے کوشش کی کہ پاکستان کو G20 کی طرف لے کے جائیں، تو اس کو بھی کوئی پہلا فائنانس منسٹر ہے جس کو نہ کرنے کی عادت ہے، کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی نہ نہیں کی جاتی کچھ یعنی سیگمنٹس اسٹیبلشمنٹ کو. تو میں الحمدللہ میں نے عوام کی اللہ کی امانت کو صحیح چلایا، صحیح ڈسپلن کیا. اگر ہم نے ڈبل ریونیو کیا 1900 بلین سے 3800 بلین، اگر ہم نے 13 سال کی ہائیسٹ GDP گروتھ کی تو اسی سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، اسی سے آپ کی بے روزگاری ختم ہوتی ہے، اسی سے آپ کے غربت کے لکیر سے لوگ باہر نکلتے ہیں. ساٹر صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، مجھے مختصر سا بریک لینا ہے. ناظرین مختصر سا بریک لیں گے، کچھ مزید سوالات بھی ہمیں جاننے سابق وفاقی وزیر اسحاق ڈار صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب، حکومت جب یہ آئی تو اس نے کہا کہ جی جب پورے مشرف دور تک 6000 ارب ڈالر کے ہم پہ قرضے تھے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وہ 14 سے 15000 ہو گئے، اور جب PMLN کی گورنمنٹ آئی تو وہ 30000 ہو گئے. اس کے بعد جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور اس کے جو وفاقی وزیر خارجہ تھے جو کہ نگراں تھے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ہارون صاحب، بلکہ میں آپ کو وہ کلپ چھوٹا سا سنا دیتی ہوں. ایسے نہیں ہے، پھر بھی بڑے بڑے خرچے کیے جا رہے ہیں. کیا کروں کہ میں نے کہا کہ ہم نے کبھی اپنی اخراجات پہ پابندی رکھی ہے؟ نہیں رکھی ہے. نتیجے میں یہ ہے سابقہ حکومت کے آخری دن سے تقریباً 200 بلین روپے 5 بجے کے بعد دستخط کیے گئے. جب ہم آئے اور پہلے دن پہ حسابات کھولے تو کوئی پیسہ ہی نہیں. کیسے چلانی ہے حکومت؟ واویلا مچ گیا. پیسے دینے تھے 3 بلین تو فوری طور پر ضرورت تھی. 4 سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے 6200 ارب قرضے لیے نیٹ، اور اگلا جو سال تھا اس میں 3400 کے قرضے ایڈ ہوئے. اچھا. اور اس میں 1000 ڈیویلیویشن کے شامل ہے. تو جو ابھی انہوں نے کہا وہ میرے پاس تو تفصیل نہیں ہے، میں تو اکتوبر 17 کے اینڈ میں اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. تو اس میں کیا پیمنٹس ہوں گی وہ تو حکومت کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا. 200 بلین شاید ککان نوازی اور مفتاح گھر تو نہیں لے گئے ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ آفیشیل پیمنٹس کی ہوں گی. تو یہ بڑا یعنی غیر مناسب قسم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم حکومت کیسے چلائیں. حکومت ایسے نہیں چلتی، وہ کیش نہیں پڑا ہوتا. ان کا کام ہے ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایشو اسی قسم کا پینک ہو کے کھلبلی مچا کے ڈائیورٹ کرنا تاکہ تمام ڈیبیٹ ادھر جائے. نہ مہنگائی پہ کوئی بات کرے، نہ بے روزگاری کرے، نہ کوئی غربت کی لکیر کے نیچے سے کرے، نہ GDP کی بات کرے 3.5% پہ جا رہی ہے، نہ کوئی بات کرے کہ ٹیکسز ابھی تک شارٹ فال قریباً 315 ارب ہو چکے ہیں 9 مہینے کے. 450 485 جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی باتیں ہیں. اگر ہم نے 600 ارب لیا اور پیپلز پارٹی نے کوئی 8200 لیا تو ہمارے زمانے میں انفراسٹرکچر دیکھیں، بجلی کے کارخانے دیکھیں، LNG کے، آپ ہمارے زمانے میں موٹر ویز دیکھیں، کراچی ٹو لاہور، ہمارے زمانے میں آپ گوادر ٹو کوئٹہ ہائی وے دیکھیں، آپ ملک میں انفراسٹرکچر دیکھیں. آپ اسی سے آپ کی GDP گروتھ بڑھنی تھی نا جی. اور ہم نے پھر ان سالوں میں ایکسٹرا آرڈنری ضرب اعظم پہ بھی ہنڈریڈ آف بلین خرچ کیے. GDP تو بات یہ ہے سر GDP گروتھ آپ کتنی چھوڑ کے گئے تھے؟ 5.8%، 5.8%. اور اب وہ 3.5 ہے. وہ پروجیکٹ ہو رہی ہے، ہمیں اس پہ بری کرنی چاہیے بجائے ہم ایک دوسرے کو اچھے مشورے دیں اور کوشش کریں کہ GDP، کیونکہ آپ کے 2 میجر انڈیکیٹر ہیں. ایک آپ کی GDP گروتھ ہے، ایک آپ کی سٹیبل کرنسی ہے، اور تیسرا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے. اگر ہم نے ان تینوں کو ہینڈل کر لیا، قابو کر لیا، تو ملک عوام کی خوشحالی ہے. ابھی تو کہتے ہیں اگلے سال جو پروجیکٹ کیا UN نے کہ پاکستان کی GDP جو ہے وہ لوئسٹ ہوگی، نیپال سے بھی نیچے ہوگی. ہمیں اس کی طرف وری کرنی چاہیے. یہ خام میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ فگرز کہاں سے آ گئے، یہ فگرز ہیں ہی نہیں، ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. اس طرح نہ کریں نا جی. عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں، عوام سے ہم ریالٹی شیئر کریں. اور نیشنل اسمبلی کو جو کہا کرتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی ریکوائرز وہاں دیں، ان کو جو ان کیمرہ بریفنگ دیں، ساری چیزیں دیں، جو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو دیں.
ठीक है। इसहाक डार साहब, जब आपके अभी जो एक पूरा प्रोग्राम्स हुए और 6 प्रोग्राम्स, उसके बाद डेफिनेटली हुकूमती सफों में खलबली तो मची है और फिर उसको काउंटर भी किया गया फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट की तरफ से भी किया गया, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है असद उमर साहब की जानिब से भी किया गया। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेज किए आपके हालिया इंटरव्यूज को लेकर। अगर आप इजाजत दें तो मुझे वो आपसे सवालात पूछने हैं। कहा गया एक तो ये कि डेफिनेटली कहा गया कि जिस मुश्किल हालात में उसकी असल वजह आप और इसहाक डार आप यानी इसहाक डार साहब और उनकी अपनी पॉलिसीज है। अब वो कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दें, तो क्या ऐसे शख्स को कॉन्ट्रैक्ट दें जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट 7 गुना आप बढ़ा गए, ट्रेड डेफिसिट को आप डबल कर देंगे, खसारा 3 गुना आपने बढ़ा दें और स्टेट बैंक रिजर्व एक बार फिर गिरने लगे। तो क्या ये तमाम चीजें आपके दौर में हुई थी सर? डॉन एंड पनामा ड्रामे से पहले हमारे रिजर्व कितने थे? 23.5 अरब। उसमें हमारी स्टेट बैंक के पास कितने थे? 18.5 अरब। अभी जो पोजीशन है कि इनके जो रिजर्व हैं स्टेट बैंक में वो करीबन 10 अरब हैं और जो इंटरनेशनल जो स्वाप इस तरह की जो चीजें हैं वो करीबन 21 अपना ऑलमोस्ट 21 अरब हैं और इनके जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व है वो -11 बिलियन है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसको हमने आगे कर दिया। आपकी रेमिटेंसेस प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस आपकी इंपोर्ट्स, दैट इज योर करंट अकाउंट ऑफ द कंट्री। आप उस करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट, पहले ट्रेड डेफिसिट ले ले, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट माइनस रेमिटेंसेस पाकिस्तानियों की बाहर से जो भेजते हैं, जो हमने 13.5 बिलियन से 19.5 बिलियन पे लेके गए 4-5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट करके, वो उसको कह रहे हैं जी वो हो गई है। ओ भाई, इंपोर्ट्स क्या हमारे बस में है और क्या जो अनअवॉइडेबल सिक्योरिटी की फॉरेन पेमेंट्स हमारे बस में है? आपने कहा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे पाकिस्तान की इकोनॉमी दे दी जाए तो आप डॉलर 120 रुपए पर वापस ले आएंगे। आप सीरियस थे या ऐसे ही आपने तंज किया था, हिट किया था गवर्नमेंट को? मेरी अर्ज सुने। एक तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट, आप इसको इस लफ्ज को मिसकंस्ट्रू किया गया, इंग्लिश का लफ्ज है। मेरा मतलब है कि अगर मैं इनको ये बावर करवाना चाहता हूं कि ये काम करें, ये उस तरफ अपना इनका एजेंडा क्या होना चाहिए? रुपए की कदर को ठीक करना और इसको 120-25 पे फर्स्ट फेज में लेके आना, जीडीपी ग्रोथ को ऊपर लेके जाना, इंटरेस्ट रेट्स को कम करना ताकि बिजनेस कॉन्फिडेंस हो, लोग बिजनेस में इंटरेस्ट लें और उनको करेंसी को स्टेबल करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और लोकल बिजनेस के लिए। कीमतों को कंट्रोल करना। हम हर महीने नेशनल मॉनिटरिंग प्राइसेस कमेटी रखी हुई थी जिसका मैं हेड करता था। हम हर महीने तमाम एसेंशियल कमोडिटीज की सुपरवाइज करते थे और अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई अननेसेसरी फ्लक्चुएशन होती तो उसमें हम एक्शन लेते थे। तो बात यह है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो वो मतलब नहीं है कि जी मुझे ये कोई नौकरी दे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब फेडरल मिनिस्टर भी था तो मेरी सैलरी ऑर्फेज हाउस अजूरी ट्रस्ट पे जाती थी। बेशक ना करें, आप नौकरी में डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन आपने शिराजी को इंटरव्यू दिया। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप कोई रोल प्ले करने के ख्वाहिशमंद हैं या अपनी सर्विसेज देने के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाए? एक सेकंड, मैं रोल ये मैं प्ले कर रहा हूँ ना आपके जरिए, इनको समझ आनी चाहिए। ये अपने फर्स्ट हदफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तय करें आप कि इन्होंने किधर लेके जाना है पाकिस्तान को। ये तो परवाह ही नहीं है, जो फ्री फॉर ऑल है, हर चीज गिरती जा रही है और एक दूसरे के साथ सिक्लिकल इफेक्ट है उसका। क्या आप अपने बयान पे कायम है कि अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए तो आपके पास जो तजुर्बा है, जो आपकी इकोनॉमी पे ग्रिप है, उससे आप जो इस डॉलर है जो रन कर रहा है 145, 144 पे, उसका 120 पर वापस ले आएंगे? मुझे छोड़े जी, पीएमएल ला सकती है। पीएमएल हैज एक्सपीरियंस टीम मेरे साथ। सर मेरे आप ला सकते हैं, मैं नहीं, ये भी ला सकते हैं अगर इनकी विल हो, अगर इनको सोच हो, अगर इनकी समझ हो, अगर इनकी कमिटमेंट हो। सर विल तो होगी, कॉम्पिटेंसी ना वो अलग बात है, विल तो डेफिनेटली होगी। कहाँ जी विल कहाँ है? जो बंदा अपोजिशन में कहे कि 127 रुपए का होना चाहिए, उसकी विल कहाँ से आएगी? जो बंदा अभी कल कहे कि इक्विलिब्रियम पे आ गया है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? डॉलर रुपी, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? मुल्क का तबाह करके रख दिया आपने 92% इकोनॉमी का। आप कह रहे हैं कि विल हो तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो आप ना भी हो तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो। लेकिन इसका जवाब, जब आपने ये बात की थी किसी प्रोग्राम में, तो उसका जवाब ये भी दिया गया कि ये भी एक नया उसूल करार दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात पे तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि आप खसारे में इजाफा करके रुपए की कदर मुस्तहकम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ये पहली दफा सुन रहे हैं। ये कौन सा खसारा? अवाम की चीजों की कीमत कम होने का ये खसारा है? आपके इंटरेस्ट रेट लो होने का खसारा है? आपका एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3% होने का खसारा है? आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी 3% होने पर खसारा है? खुदा का खौफ करें।
इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट अपनी सियासत को, गवर्नमेंट को बचाने के लिए मत दें। कोई नॉट ए सिंगल पेनी हैज बीन यूज्ड। ये सिर्फ प्योर प्रोफेशनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात है। मैं कुछ और मजीद मोटी मोटी बातें पूछ लेती हूँ। आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात की, वो वजीर पेट्रोलियम भी रहे हैं और उनके लिए ये कहा गया कि ये हुकूमत, किसी भी हुकूमत के दौर में जो गैस का शोबा है उसमें कोई कर्जा नहीं था, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब ये वजारत संभाली तो उसको भी नहीं छोड़ा, यानी PMLN की गवर्नमेंट ने, और जाते जाते 157 अरब रुपए का कर्जा उस पर भी छोड़ गई और 57 अरब रुपए की उसमें गैस चोरी। सर, इस मद में भी कर्जा लिया गया था आपकी? एक सेकंड, नहीं, बिल्कुल गलत, ये गलत एलिगेशन है। ये सुई सदन सुई नॉर्दर्न की बात हो रही है। गैस चोरी जो है या गैस लीकेज जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नहीं, मुस्लिम लीग नून ने उसमें कमी की है, वो हमेशा से है और बड़ी यानी अनप्रेसिडेंट किस्म की वो लीकेज है, ऑलमोस्ट 10 से 12% है, और उस पर कमी की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी मेहनत करके और एक्शन लेके। बिजली चोरी रोक सकते हैं आप? आपको पता कि ऑलमोस्ट 18-19% बिजली चोरी होती है पाकिस्तान में कुंडों के जरिए और दूसरी चीजें, और जाके वो लोगों के बिलों पे डाल के फिर उसको कम करते हैं। तो बात यह है कि ये चीजें मुस्लिम लीग नून की, आप मुस्लिम लीग नून की पॉजिटिव की जो आप बात कर रहे हैं वो PMLN की गवर्नमेंट भी कम नहीं कर सकी, और वो आबिद शेर अली साहब यही कहते रहे कि जो बिजली जो चोरी करेगा उसको बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन चोरी रोकने के लिए इक़दाम नहीं हुए। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने शायद अगर ये ठान ली है कि आपने सिर्फ नेगेटिव बातें करनी है, आप क्यों नहीं बात करती कि पाकिस्तान में एनर्जी लोड शेडिंग का खात्मा हुआ? आप क्यों नहीं बात करती कि पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछा? आप क्यों नहीं बात करती कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में आगे लेके गए? आप क्यों नहीं बात करती कि पाकिस्तान में लेटेस्ट टेलीफोन टेक्नोलॉजी 3G 4G जो कि कई सालों से खड्डे में पड़ा हुआ था उसको रोल आउट किया गया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बहुत काम किया है। सागर साहब, एक सेकेंड, हम प्लीज अलाउ कीजिएगा, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, फिर उसके अलावा भी हमें कुछ हवाले से बात करनी है जो बड़े सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। जी सरदार साहब, जब आपकी हुकूमत आई तो आपने तकरीबन 450 अरब रुपए के 450 अरब रुपए के जो गर्दिशी कर्जे थे, सर्कुलर डेट जिसको हम कहते हैं, उसका वो आपने पे ऑफ किए। उसके बाद बतदरीज बिजली की लोड शेडिंग में कमी वाक़ई हो और आखिरी साल हकीकतन लोड शेडिंग की वाज़ेह कमी हो तकरीबन खत्म होने के करीब हुई, लेकिन जो गर्दिशी कर्जे थे, जो सर्कुलर डेट था, वो आपकी हुकूमत में जाते जाते वो 900 बिलियन हो गया। जब अब है 1500 सर, अब है 1500 तो नॉट रॉन्ग, लेकिन सर फिर आपने जाते जाते भी पे करके जाते ना। एक सेकंड ना, प्लीज स्टॉप हियर ना। 900 आप खुद कह रही हैं। हाँ, मैं कह तो रही हूँ, लेकिन सर सुन तो ले। 800 कुछ है, और अगर 800 को 1500 लेके गए तो उनसे पूछे ना, 5 साल में 800 उनसे पूछ रहे हैं ना। जो 900 से 15 लेके गए वो उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन जो 0 से 9 पर लेकर आए वो तो आपसे पूछेंगे ना। मैं 5 साल में हुए ना जी सर, 5 साल में हो, उसकी बेसिक वजूहात है, उसकी बेसिक वजूहात है। आप आजाद जम्मू कश्मीर में आप सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली आज भी देते हैं 3 रुपए का रफी यूनिट, आपकी कॉस्ट है 16 रुपए, आपके लाइन लॉसेज है 19%, जब नेपरा कॉस्ट निकालती है तो आपको देती है 14%, वो 5% वो क्यूमुलेट होते हैं। और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर क्या करे, ये PMLN गवर्नमेंट क्या करे, वो रेगुलेटर जो है वो जितने लॉसेज एक्चुअल हैं वो दे नहीं रहा, या तो आप खजाने से उनको दे, वही जो किया हमने, आके पहले 480 बिलियन के लोन्स उतारे पुराने 5 सालों के इकट्ठे हुए। हमने अगर 5 सालों में 850 के करीब छोड़ा है, तो ये आपको तो तशवीश होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर ये 1500 पे क्यों चले गए हैं, इस हिसाब से 4000 अरब पे चले जाएंगे फिर। तो मेरा ख्याल है इसको पॉजिटिव एंगल से देखें, जो कुछ हो गया है इसको जितना बेहतर कर सकते करें, और उसके बाद इसको मॉनिटर करें विजिलेंटली। इनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। कोई इक्विलिब्रियम कोई नहीं है, मुझे कोई फॉर्मूला पता नहीं इनको तो रात में नींद आ रही है या नहीं आ रही है, हमें तो नहीं आ रही, अवाम को तो नहीं आ रही। नहीं, हमें भी नहीं आ रही ना जी, मैं किस स्ट्रेस में, वरना अगर ये अच्छा कर रहे होते तो मुझे कोई फिक्र नहीं था। मुझे तो मैं इस तरह ना करता, इनको कम से कम मैसेज देता आप लोगों के जरिए। मेरे कोई शौक तो नहीं है कि मैं सिर्फ हदीसे को क्रिटिसिज्म तो नहीं कर रहा ना, मैं तो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूं। ठीक है सर, ये मनी लॉन्ड्रिंग नासूर कितना पुराना है, और तकरीबन 1 साल में पाकिस्तान से अब तक पर एनम की अगर हम बात कर लें
कितना अमाउंट मनी लॉन्ड्रिंग की मद में निकल जाता है, कुछ आइडिया है आपको? कुछ इस पे भी आपने देखिए, देखा तो होगा। मेरे पास नंबर तो ये है, ये एक वैसे भी एक फैशन टर्म भी बन गई है, इसको पॉलिटिकली भी यूज किया जाता है। ये 9/11 के बाद की चीजें कॉइन की हुई हैं। ये टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए जो पैसे जाते थे मुख्तलिफ रूट्स के जरिए थ्रू हुंडीज सारी दुनिया में, ये उस वक्त के बाद। मेरे पास तो कोई नंबर्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हमने फाइनेंशियल मॉनेटरी यूनिट, स्टेट बैंक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक यूनिट है, वो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन को रेगुलरली वॉच करता है जैसे सारी दुनिया करती है। जब हम फाटफ में गए थे तो हमें काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें पाकिस्तान ब्लैक में हमें गरसे में मिला था 2013 में, और उसको हमने पहले एक्शंस लेके कवानीन चेंज करके इन लाइन विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, तो फिर हम 2014 में घिरे हुए। फिर हमने उसको मजीद एक्शन लिए, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसमें हमने को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक नक्शा बनाया कि हमने उनके साथ कैसे डील करना है। वो फिर फरवरी 2015 में मैंने प्राइमरी को खत लिखा और उन्होंने वो लेटर वहां फाटफ में पढ़ा गया पेरिस में, और हम मेरी वो ये उनको रिक्वेस्ट थी कि हमने इतना ये सारा काम किया और ये हम आगे नेशनल एक्शन प्लान में करने जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान को बाइट करें। पाकिस्तान को बाइट कर दिया। इनके एक मिनिस्टर ने रिसेंटली बड़ी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि जी उनको तो मिला ही वाइट ग्रे। नो, पाकिस्तान वाज वाइट, पाकिस्तान ग्रे हुआ अभी इस हुकूमत के आने के बाद। लेकिन मैं इनके सर, इस हुकूमत के आने के बाद तो नहीं हुआ, मेरा मुझे जो पता है वो मैं कह रहा हूँ 2018 जून में हुआ। मुझे बात तो करने देना। मैं कह रहा हूँ कि इनकी गलती नहीं है, गलती है नेशनल एक्शन प्लान पर एक्शंस ना लेने की। नेशनल एक्शन प्लान में जो हमने अपना रोड मैप तय किया था उसके ऊपर एक्शंस नहीं हुए, तो हमें फिर दोबारा अब ग्रे में डाला। सर, वो एक्शंस किसको लेने थे? चलें, आप इसकी मेरा ख्याल है अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ना ही समझें। ये सारी दुनिया को पता है कि नेशनल एक्शन किन्होंने लेने होते हैं और कैसे होते हैं। ये 2 साल पहले डॉन लीग क्या थी, मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था, वी आर बीइंग आइसोलेटेड और पाकिस्तान अपना बैकयार्ड क्लियर करे, यही कहा था ना डॉन लीग, यही थी ना। क्या आप ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन आप ये कह रहे हैं अगर सितंबर 16 में अगर ये एक्शन हुए होता तो हम कभी भी ग्रे वापस ना होते दोबारा। आज हम ले रहे हैं एक्शन, तो मैं नहीं इनको ब्लेम नहीं कर रहा। सर, एक सवाल मुख्तसर सा बनता है, नाराज ना हो प्लीज, नाराज ना हो। एक सवाल बनता है, वो सवाल ये बनता है कि आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिए, तो सर जिन्होंने एक्शन लेना चाहिए था वो अब क्यों ले रहे हैं? तो आपकी हुकूमत से ऐसी क्या चीज थी कि जिसने बनाया? आप बहुत ही मासूम है मेरा ख्याल है। अब एक्शन जब ग्रे हो गया तो लेने पड़े ना। अब ये बहुत सिंपल सवाल है। आप क्यों ले रहे हैं एक्शन? अब इसलिए ले रही है हुकूमत कि अब को रहा नहीं। पहले तो ये भी मिलिटेंट्स के सबसे ज्यादा इनका स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर क्या स्टेटमेंट देता था, इनके इमरान खान न्याजी साहब के क्या स्टेटमेंट्स हैं, आप जरा निकाले ना प्रो मिलिटेंट्स कि हमारे होते को हाथ नहीं लगा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आज जब सर पे पड़ी तो अब एक्शन हो रहे हैं। बात ये है कि चले ये नेशनल इंटरेस्ट में इस मामले को ज्यादा डिस्कस ना करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमें एक्शन लेने चाहिए, पाकिस्तान को ग्रे से रिमूव करना चाहिए। दिस शुड बी अवर ऑब्जेक्टिव। जो चीजें हमने करनी है, क्योंकि खुदा ना खासा अगर ब्लैक हो गया तो हमारी एलसीज का मसला आएगा, बिजनेस कम्युनिटी का, आपकी ट्रेड का, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होंगे जो कि पाकिस्तान 2011 से 13 में जो बर्दाश्त कर रहा था। और इसीलिए दुनिया के तमाम अदारों ने पाकिस्तान से डीलिंग उसे बंद की हुई थी। जब हमें गवर्नमेंट मिली थी हमने उसको रिवाइव किया था सबके साथ, अपने रिलेशनशिप सबके साथ। सर देखिए, आप ठीक है नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं हमें अच्छी तरह से याद है जब आपकी हुकूमत थी और उससे पहले जो रहमान मलिक साहब, उससे पिछली हुकूमत में जब वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं और वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते थे कि पंजाब में ऑपरेशन होना चाहिए उसी तर्ज का जैसा कि सिंध में और कराची में हुआ, लेकिन वहां के जो वजीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब वो उसको अलाउ नहीं करते। उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो स्टेक पे लग जाते हैं। पंजाबी तालिबान की टर्म बड़ी उस वक्त यूज हुई और फिर उन्होंने कहा कि जी रेंजर्स चले, अब आप पंजाब में नहीं आएंगे ना। बीबी आगे चले ना, आगे चले। हमने पाकिस्तान व्हाइट छोड़ा था, हमने ब्लैक से ग्रे करवाया, ग्रे से व्हाइट करवाया, पीएमएन की परफॉर्मेंस है। हम आगे चले, अब हमने ग्रे हो गया, हम इसको ठीक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उस पर अब ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट में बात करने की जरूरत नहीं है। इट विल नॉट गो वेल इंटरनेशनली। मैं आपको इससे ज्यादा बात जो अंदर की बातें नहीं शेयर करूंगा। आई एम सॉरी। अच्छा सर, मैं अभी आपके रिसेंट कुछ इंटरव्यू, मेरा ख्याल है हमारे 40 मिनट हो नहीं गए मेरा ख्याल है बीबी। सर आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं, मेरे और कमिटमेंट्स हैं। आपने 40 मिनट कहा था, फिर आप कटवट करेंगे तो वो ठीक नहीं है। नहीं, जस्ट एयर माई प्रोग्राम एज इट इज। नहीं, कोई भी हम इंशाल्लाह ताला कट नहीं करेंगे। तो नहीं, आपका टाइम हो चुका है ना। नहीं, अच्छा चले, आप जारी रखें, फिर ये हमारी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इसको काट दे। चले और सवाल करें। अच्छा
سر چلے اب میں کیا آپ سے سوال کروں, ظاہر سے ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹائم بھی اتنا ہو گیا, لیکن بہرحال میں تھوڑی سی مختصر سے بات کروں. نہیں, ظاہر ہے کہ آپ نے پروگرام کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے نا. آپ نے خود ہی مجھے آپ کے ٹیم نے بتایا تھا کہ 40 منٹ کی ریکارڈنگ ہے, وہ تو ہو چکی ہے, تو آپ کو پھر کاٹنا پڑے گا, تو آپ کے لیے مشکل ہوگی بیٹا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں پھر باقی چیزیں کبھی بعد میں کر لیں گے. اگر یو ہیو ٹو وائنڈ اپ ایک کوشچن کر کے نا کسی چلے آپ ٹھیک ہے, پسند کریں. چلے ٹھیک ہے سر. اب یہاں پر ایک آخری سوال آئی ایم ایف کے حوالے سے, جو ہمارا ایک سبجیکٹ تھا مین, وہ اس کو ہم نے ٹچ نہیں کر پائے. آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیے گئے, یہاں تک کہ روپیہ جو تھا وہ ڈی ویلیو ہوتا چلا گیا, اور اس وقت ہم مزید کرائسس میں ہم پھنستے چلے گئے. اس وقت جو کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف, آپ نے بھی شاید کہا یا کسی جگہ پہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم روپی کو مزید ڈی ویلیو کریں گے, ڈالر 160 تک لے جائیں گے. اسد عمر صاحب نے کل ایک پریس ٹاک بھی کی اور بتایا بھی کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ یا کوئی فکس نہیں کیا ود آئی ایم ایف. آپ مزید کیا روپے کو آئی ایم ایف سے اگر ہم قرضہ لیتے ہیں تو اس میں مزید آپ روپے کو ڈی ویلیو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور ڈالر کتنا اوپر جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو تمام ایکشن لینے چاہیے کہ نہ صرف یہ روپے کو مزید اوپر نہ جانے دے, بلکہ یہ اس کو واپس لائیں. ایک دوسرا, انہوں نے کل کہہ دیا کہ جی ایکولیبریم پہ پہنچ گیا ہے, تو جس کا مطلب اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو حکومت کی اپنی پروجیکشنز بنا کے دی ہوئی ہیں انٹرنیشنل اداروں کو, اس میں کچھ اور پکچر ہے جو میں دے چکا ہوں, جس کا انہوں نے جواب دیا جی ہم کوئی نہیں دیتے, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. میرے پاس ان کی منسٹری کی پروجیکشنز موجود ہیں جو کہ انہوں نے شیئر کی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ. جب آپ ان اپنی پروجیکشن میں سلپ کرتے ہیں تو اگر آپ پروگرام میں ہو تو وہ آپ کو وہاں سے پھر آپ کو وہ پکڑتے ہیں. چونکہ ہم نے ایسی کو پروجیکشن دی نہیں تھی, ہم نے ہوم گرون اپنا پروگرام آیا میں بنایا تھا, ہم نے اپنے جو اکنامک چارٹر تھا مینوفیسٹو میں الیکشن 2013 میں, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا بجٹ میں. تو اسی نتیجے سے آپ کو یاد ہے جب پروگرام ختم ہوا تھا, پاکستان کو کبھی آئی ایم ایف کو دوبارہ جانا کی ضرورت نہ ہوتی اگر اس ملک میں یہ دھرنے نہ ہوتے, پاناما اور ڈان لیکس نہ ہوتی, اور پاکستان جس طرح معاشی ترقی کر رہا تھا اس طرح چلتا, تو یہ پاکستان شاید کبھی بھی آئی ایم ایف کو دوبارہ نہ. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا وہ حال کر لیا ہے اپنا برا کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کو جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جائیں آئی ایم ایف کے پاس, لیکن عوام اور قوم کی تکلیفوں کو مد نظر رکھ کے جائیں. یہ نہ کہیں کہ جی اور چیزیں نکلیں گی اور مہنگائی ہوگی, پھر تو وہ تو ایک بیوقوف بھی کر سکتا ہے کہ جی جس طرح مرضی فری فال کر دیں. کون ہے وہ؟ ابھی مہاتر کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا, ڈاکٹر مہاتر پاکستان آئے تھے, کیا کہا انہوں نے انٹرویو میں؟ انہوں نے کہا کہ ڈیویلیویشن میں نے اپنے ملک میں اس نے بہت تباہی کی, اس کو میں نے روک دیا اور میں نے اپنی کرنسی کو پیک کر دیا. اس نے یہ کہا. یہاں ہمیں ہمارے دوست اسد صاحب یہ نوید سنا رہے ہیں اور ان سے اتنے شاید امپریس ہو گئے ہیں کہ جی وہ فری فلوٹ, او بھائی یہ ولچرز ہیں چند جو جنہوں نے آپ کے الیکشن کو بھی فائنانس کیے, شامل ہیں وہ لوگ, ان میں وہ تو کھا جائیں گے. معذرت کے ساتھ یہ نوید صرف اسد عمر صاحب نہیں سنا رہے, یا آپ کے کولیگ مفتاح اسماعیل صاحب بھی سنا رہے ہیں؟ چلیں جی, وہ اپنی ہاری کی سوچ ہے. میں مفتاح اسماعیل صاحب اگست سپٹمبر اکتوبر 3 مہینے جب نئی کابینہ میں تھے تو ان کی خواہش تھی 10 روپے ڈیویلیویشن کی, لیکن میں نے اس وقت باقی سب کو, شاید فقان عباسی صاحب کو, مفتاح کو, علی صدیقی کو, دوسرے لوگ, گورنر اسٹیٹ بینک فائنانس سیکرٹری, اپنی ہر ایک کا اپنا آرگومنٹ دینے کی یعنی ذمہ داری ہے اور اس کی فرض ہے. تو میں نے دیا تھا کہ اس کا کیا کیا نقصانات ہیں. آپ کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ اوپر چلی جائے گی, آپ کی کاسٹ آف لیونگ اوپر چلی جائے گی, مہنگائی کا طوفان آ جائے گا, آپ سے رکے گی نہیں. کو میں نے تو آگے ڈیل کیا ہوا 2 دفعہ, تو سب نے کنسنسس کے ساتھ کہا کہ ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ٹارگیٹڈ سبسڈی صرف ایک سیکٹر کو ریکوائرڈ ہے, پاکستان میں ایکسپورٹر ہے, اس کو پھر آپ 67 بلین اور دے دیں, ہم نے دے دیے تھے, اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں تھی. باقی وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ان کا اپنی سوچ ہے. میں تو مفتاح صاحب بھی بتا سکتے ہیں, میں تو ان کو چور نہیں ان کے مائنڈ کو پڑھ سکتا. تھینک یو ویری مچ اسحاق ڈار صاحب, مجھ سے گفتگو کرنے کا اور آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین, گفتگو کر رہے تھے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے, اور وہ تمام چیزیں جو پچھلے انٹرویوز میں انہوں نے کہیں, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے حکومتی سطح پر ان کو کاؤنٹر کیا گیا. ہماری کوشش تھی کہ وہ سوال کیے جائیں اسحاق ڈار صاحب سے, ان کے جوابات آپ کے سامنے تھے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.